हेलो प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आवर में। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, हम लोग लूसेंट सीरीज में भारत का भूगोल शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होगा कि जो भारत का भूगोल है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, किसी भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए लूसेंट हम लोग करते हैं। लूसेंट जो कि ब्रह्मास्त्र है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जो कि इसमें सामान्य जानकारी है। तो इस सामान्य जानकारी में हम लोग भारत के विषय में देखेंगे, इसका जानकारी के बारे में देखिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता ही है हमारा भारत है, मान के चलिए, ठीक। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कहने का मतलब ये हमारा ग्लोब हो गया और ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। इसके ऊपर हमारा कर्क है, इसके नीचे हमारा मकर रेखा। आपको पता होगा भारत हमारे यहाँ पर है ना। तो ये हमारा जो है, मान के चलिए, हमारा बीच वाला जो है 0 डिग्री, जिसको बोला जाता है देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। तो आपको पता होगा ये जो हमारा भारत है, ये कहाँ पे है, तो देखिएगा ये जो हमारा 0 डिग्री है, जिसको बोला जाता है विषुवत रेखा, यहाँ से थोड़ा सा जस्ट ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे मिलता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट का, क्या मिलता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट का हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो रेखा गया है 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अंशांश जो है। उत्तरी अंशांश मतलब ये हमारा जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर का जितना भी होगा ये सारा हमारा अंशांश कहलाएगा। और यह हमारा भारत यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 8 डिग्री और 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशांश। उत्तरी अंशांश दोनों उत्तरी अंशांश होगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है दोनों। ऊपर वाला को उत्तरी अंशांश बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी अंशांश, है ना। तो यही कह रहा है कि भारत जो है उत्तरी अंशांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशांश में है। और अगर देखा जाए ऐसे भारत में था हमारा, यहाँ पे था। और ये देशांतर देखा जाए तो हम लोग जो ऐसे ऐसे रेखा गया है, ये हमारा देशांतर होता है, आपको पता होगा। तो देशांतर में देखा जाए तो भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इसको राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा और माइनस में जाएगा, पीछे जाएगा तो माइनस होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा, जो शुरुआत होता है भारत जो गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पीछे कहाँ तक, किस रेखा, देशांतर रेखा के बीच में पड़ता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है, ठीक ना। तो ये संपूर्ण भारत के अंशांश से विस्तार है। पूरा भारत का अगर देखा जाए अंशांश से विस्तार, तो हम लोग जानते हैं कि भारत हम लोग का यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे छोटा सा हम लोग का क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भारत का हिस्सा है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ के बीच में मात्र 2 डिग्री का फासला होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट भारत का मुख्य बिंदु था, लेकिन 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट से हमारा जो है अंडमान निकोबार जो है नीचे का, वहाँ से शुरुआत होता है। तो संपूर्ण अगर बोला जाए संपूर्ण भारत, तो अंडमान निकोबार को भी लेके बताएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का बताएंगे, ठीक है। और खाली मुख्य बिंदु से बताया जाए तो फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक बताएंगे, है ना। तो ये हमारा होगा संपूर्ण भारत का अच्छा से विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो फिक्स है, नीचे का हमारा मुख्य बिंदु हो गया, एक नीचे का अंडमान निकोबार हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है ऊपर वाला, बाकी जो है हमारे ये एक ही रहता है। 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अंशांश वाला जम्मू कश्मीर की जो रहता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या हो गया, तो अंशांश हो गया। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हमारा क्या हो गया, देशांतर हो गया। और इसी दोनों के बीच में है हमारा भारत। भारत के दक्षिणी हिस्सा जो है, दक्षिणी हिस्सा मतलब नीचे वाले हिस्सा, उष्णकटिबंधीय में एक उत्तरी हिस्सा में उस उपोष्ण कटिबंध, क्या कह रहा है, उपोष्ण कटिबंध का या फिर कोष्ण शीतल कटिबंध में ये स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा भारत हो गया। और ये जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये कहाँ है, उष्ण कटिबंध में है। क्यों, क्योंकि बीच में से कर्क रेखा गया हुआ है। कर्क रेखा के नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा के नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। तो याद ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है उष्ण कटिबंधीय, उसमें एवं उत्तरी हिस्सा में है जो उपोष्ण कटिबंध, या कि अच्छा ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी हिस्सा है उष्ण कटिबंध बोला जाता है। भारत के दक्षिणी हिस्सा को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। और भारत के उत्तरी हिस्सा को क्या बोला जाता है, तो उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों है, इसको बोला जाता है उपोष्ण। तो ऊपर वाला को उपोष्ण बोला जाता है, कर्क रेखा बीच में से है ना, और नीचे वाला को बोला जाता है
उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब गर्म, तो नीचे वाला गर्म हिस्सा कहलाता है, ऊपर वाला गर्म और ठंडा दोनों कहलाता है, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण में शीत और उष्ण दोनों है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,333 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब पहला हो गया है, पहले चाइना को हरा के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े बड़े 6 देश हैं, जो कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश हमारा अर्जेंटीना भी है। कौन है? अर्जेंटीना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, लेकिन पीछे का 6 और कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। रूस आपको पता ही हो कितना बड़ा है। और उसके बाद कनाडा आता है। रूस के बाद कौन सा आता है? रूस के बाद कनाडा, चीन। इसका हम लोग सूत्र याद किए थे, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। और उसके बाद 8वां में अर्जेंटीना। तो र से रूप, क से कनाडा, चीन, च से चीन, अब अ से हो गया, अब से अमेरिका, ब से हो गया, अब ब से ब्राज़ील, अब आ से मैंने ऑस्ट्रेलिया। अब भारत हमारा 7वां पे था ही। उसके बाद लास्ट में हमारा अर्जेंटीना 8वां नंबर पर है। 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। दोनों के बीच में है हमारा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में है 7वां नंबर पे भारत। तो रुक चीन अब आ भारत हम लोग याद किए थे, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश। आगे देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है? तो 2.42% मात्र घेरता है। ये ज़्यादा नहीं घेरता है, कहने के लिए लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन नहीं, मात्र 2.5% है, मतलब उससे भी कम है। तो 2.42% याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व क्षेत्रफल का 2.42% क्या करता है? घेरता है। जबकि इसकी जनसंख्या अगर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो देखिए जनसंख्या कितना ज़्यादा है और क्षेत्रफल कितना कम है। इस हिसाब से क्या होगा? घनत्व तो ज़्यादा होगा भारत का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। जनसंख्या के देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से चीन तो उस टाइम था, भारत था दूसरे नंबर पर, अब भारत आ गया 1 नंबर पर, दूसरा पे आ गया है चीन। तो चीन, भारत, अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ठीक ना। ये जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक ना। चीन, भारत चीन हो गया। फिर तीसरा पे अमेरिका है। उसके बाद इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, अमेरिका मत बोलना है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, खाली अमेरिका नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। रूस देखिए कितना पीछे चल गया, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा है सबसे। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार अगर देखा जाए तो 32 से 14 किलोमीटर। कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे तक भारत का विस्तार है। 32 से 14 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक जाया जाएगा तो कितना किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा? 32 से 14। और पूरब से पश्चिम देखा जाए तो पूरब से पश्चिम कितना जाना पड़ेगा? तो हमको 29 से 33 किलोमीटर हमको पूरब से पश्चिम जाना पड़ेगा, ठीक ना। गुजरात से कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। 29 से 33 किलोमीटर। 32 से 14 ऊपर से नीचे। आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई क्या हो गया? हमारा जो ऊपर कैसा है स्थल सीमा, उसको बोलता है स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और इसके तटीय भाग की लंबाई अगर देखा जाए तो 75 से 16 मीटर। तटीय भाग में नीचे वाला हिस्सा जो भी है, ये पानी वाला इलाका, इधर पानी है ना, तो नीचे वाला हिस्सा का हमारा 75 से 16.6 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। परंतु मुख्य भूमि से के तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि मतलब इसमें संपूर्ण ले लिया है। संपूर्ण मतलब अब इसको भी ले लिया है, मतलब नीचे का भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसको भी ले लिया है। तो 75 से 16 किलोमीटर हो गया। और वैसे देखा जाए तो मुख्य भूमि से क्या हो जाएगा? मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र हमारा 6100 मात्र किलोमीटर है। कितना है मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र? ये वाला 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार भी ले लिया जाए तो हमारा 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। समुद्र में जो है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक सीमा का विस्तार पूछता है दोस्तों, ये बताइए समुद्र में अगर देखा जाए भारत का प्रादेशिक सीमा है कितना है? तो 12 समुद्री मील है। कितना? ये भारत है ना, तो यहाँ से 12 समुद्री मील तक हमारा प्रादेशिक सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा कहलाता है, ठीक ना। प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील है। और आगे भी बढ़ता है तो और भी कहलाता है 120 किलोमीटर, तो दूसरा सीमा कहलाता है। लेकिन हम लोग को प्रादेशिक सीमा याद रखना है, कितना किलोमीटर? 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, किलोमीटर नहीं है, 12 समुद्री मील है, ये भी याद रखना है, समुद्री मील है। यहाँ पर 12 किलोमीटर आएगा तो आंसर मत मारिएगा, 12 समुद्री मील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुद्री मील होना चाहिए प्रादेशिक सीमा। और ये तो समझ गए, मुख्य बिंदु से 61 किलोमीटर इसका लंबाई है, मुख्य बिंदु वाला, तटीय क्षेत्र वाला। और टोटल को 75 से 16.6 किलोमीटर हो गया। और स्थल सीमा की लंबाई जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला सब सारा का सारा 15,200 किलोमीटर है, ठीक। अब आए आप देखते हैं नीचे भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है लंबाई, किलोमीटर में देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर लगता है। 4096.7 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा 4096.7 बांग्लादेश के साथ। और सीमा में उसके बाद दूसरा पे आता है चीन, 3488 किलोमीटर।
बांग्लादेश के पास 4,300 सॉरी 4,096 4,096.7 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगता है भारत की सीमा सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर पर चीन के साथ लगता है। दूसरा नंबर पर किसके साथ? चीन के साथ लगता है 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर लगता है। कहाँ गया? 3488 किलोमीटर लगता है। और तीसरा पे आता है पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। तो 3323 किलोमीटर याद रखना है। 3323 पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लगता है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643। तो बांग्लादेश के बाद दूसरा पे आता है चीन। चीन के बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल, म्यांमार, भूटान। नेपाल, म्यांमार, भूटान। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, म्यांमार 1643, म्यांमार 1643। और भूटान हमारा 699। भूटान हमारा कितना हो जाएगा? 699 हो जाएगा। म्यांमार 1643। और अफ़गानिस्तान तो सबको याद है 106 होगा। अफ़गानिस्तान सबसे कम लगता है ऊपर थोड़ा सा 106 किलोमीटर है ना। तो बताइएगा, यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और इसको ऐसे कर देंगे तो सही लगेगा। हाँ, अब बताइए बांग्लादेश से कितना किलोमीटर लगता है? तो 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के लगता है। दूसरा नंबर पे चीन के साथ लगता है। चीन के साथ कितना लगता है? तो 3488 किलोमीटर। एम आई राइट? राइट। 3488 किलोमीटर चीन के साथ लगता है। पाकिस्तान के साथ कितना लगता है? तो 3323 किलोमीटर। तीसरा नंबर पाकिस्तान के साथ। चौथा नंबर किसके साथ? पाकिस्तान के बाद नेपाल के साथ। नेपाल के बाद 1751 था। 1751 था नेपाल के साथ चौथा नंबर पे। पाँचवें नंबर पे नेपाल के साथ म्यांमार आता है फिर। तो म्यांमार के साथ 1600 कुछ था, 1643 था। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना था? भूटान 16 से नीचे और आएंगे तो हम लोग कितना जाएगा? भूटान के साथ कितना था जी? 699 था, सॉरी 699 भूटान के साथ लगता है। भूटान के साथ कितना लगता है? 699 किलोमीटर लगता है। अफगानिस्तान के साथ तो याद ही था 106 किलोमीटर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ तक तो याद कर लिए। अगर लाइन से यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या था? शुरुआत से देखा जाए बांग्लादेश था, उसके बाद चाइना था, उसके बाद चाइना के बाद पाकिस्तान आया। पाकिस्तान कितना था? 3323। पाकिस्तान के बाद हमारा नेपाल आया। नेपाल के बाद हमारा क्या आ गया? म्यांमार आया। म्यांमार के बाद भूटान आया 699। फिर भूटान के बाद हमारा कौन आया? तो सबसे नीचे अफगानिस्तान 106। अब कौन कौन सा स्टेट लगता है ये भी हम लोग देख लिए। तो बांग्लादेश किधर है? राइट साइड में हमारा बांग्लादेश है। तो उधर का जितना सब होगा, पश्चिम बंगाल लगता है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा लगता है, घिरा हुआ है पूरा त्रिपुरा बांग्लादेश से। मेघालय भी लगता है, मिजोरम और असम लगता है। ये आपको नक्शा में ध्यान रखिएगा। मेघालय भी लगता है, मेघालय नीचे वाला हिस्सा। और मिजोरम भी लगता है, मिजोरम के साथ असम लगता है। चीन देखिए, लद्दाख लगता है चीन के साथ। लद्दाख लगता है चीन। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तो लगता है जिसके लिए झगड़ा हो रहा है चीन से। उत्तराखंड भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है चीन के साथ। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम भी लगता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? सिक्किम के साथ बनाता है चीन। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि चीन जो है भारत के किस स्टेट के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो हमारा सिक्किम हो जाएगा। स्थलीय सीमा में कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद पाकिस्तान कौन कौन सा लगाता है? तो देखिए पाकिस्तान जो लगाता है, क्या भूटान चीन से लगता है? नहीं लगता है। लगता तो यहाँ पे दिया रहता है ना, ध्यान रखिएगा। भूटान लगता है ना, भूटान लगता है। सॉरी। ये हमारा तो स्टेट देख रहे हैं ना। तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। भूटान के साथ क्या क्या लगता है ये भी देखना जरूरी है। देखिए भूटान के साथ आसाम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 गो लगता है भूटान के साथ हमारा भारत का। आसाम लगता है, ध्यान रखिए भूटान कहाँ पे है उसको ध्यान में रखते हुए। असम को देखिए, असम जो बीच में है ना, चारों तरफ से लगता है असम, सभी स्टेट से, है ना, अपने बगल के स्टेट से। अरुणाचल प्रदेश लगता ही है भूटान हमारा, अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है राइट साइड से। और पश्चिम बंगाल जो है लगता है लेफ़्ट साइड से। और सिक्किम जो भी है वो भी लेफ़्ट साइड से लगता है। पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, एक भूटान से लगता है, 4 गो भी लगता है। अफगानिस्तान से लद्दाख सिर्फ लगता है, पाक अधिकृत वाला, यूके वाला। म्यांमार वाला देखे थे, अरुणाचल प्रदेश लग रहा था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड लग रहा था म्यांमार से। क्या आसाम लगता है म्यांमार से? नहीं लगता है, क्योंकि वो घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से, बीच में है। और नेपाल देखिए, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार तो लगता है, या उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी लगता है नेपाल से। उत्तराखंड भी लगता है नेपाल से, उत्तराखंड को देखिए PHU, उत्तराखंड में लगता है नेपाल से। सिक्किम भी लगता है, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, है ना। तो उत्तराखंड ही तो लगता है लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी इधर से लगता है नीचे से। पाकिस्तान से हमारा देख ही लिए थे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाबी तो सबको याद होगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल 16 राज्य व 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य है और 2 संघ शासित मतलब कि वही केंद्र शासित प्रदेश जो क्या करते हैं, क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। किससे देश जुड़ा हुआ है? पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। कुल 16 गो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश। एगो कौन सा? तो लद्दाख है। और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा हमारा कौन सा है? एगो लद्दाख तो है, लद्दाख है। क्या कर रहा है? दो संघ शासित प्रदेश शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो 16 गो राज्य है, 16 गो राज्य है। 1 2 3 4 5। चलिए देखिएगा आगे। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 गो देश है। भारत की जो जल वाला सीमा है 7 गो देश से सीमा संबंध बनाता है। पाकिस्तान से नीचे से बना लेता है, मालदीव नीचे से बना लेता है, श्रीलंका नीचे से, बांग्लादेश भी नीचे से बना सकता है, म्यांमार से भी बना सकता है, थाईलैंड से भी बना सकता है और इंडोनेशिया से भी बना सकता है। बीच में हिंद महासागर से होते हुए है ना। और वहाँ भी तो है हमारा अंडमान निकोबार से। देखते हैं पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य देखा जाए तो बांग्लादेश। आपको पता होगा बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लगता है। बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल लगता है सबसे ज़्यादा। और वो 2216.7 किलोमीटर, यही जो 0.7 था वहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा था, उधर गया। यही बांग्लादेश 4096.7 है ना, वही 0.7 जो है वही बांग्लादेश की वजह से ही, पश्चिम बंगाल की वजह से ही बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल से लगता है 2216.7 किलोमीटर। नेपाल से कितना लगता है? तो 651 किलोमीटर लगता है। उत्तर प्रदेश कौन सा लगता है? नेपाल से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश लगता है। बिहार से कितना था जी? बिहार से कितना था? 1 मिनट। यहाँ से देखा जाए तो 37 कह रहा है, कहीं कहीं 601 या 726 भी कहता है, कहीं कहीं 609 भी कहता है। तो इसको सबको याद रखना है, 729 या फिर 601 726, माथा ख़राब कर देगा। चलिए, म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर, भूटान के साथ 267 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान के साथ क्योंकि 1170 किलोमीटर लगता है। दूसरा नंबर पे आता है ना, राजस्थान के साथ लगता है। भूटान भी इम्पोर्टेंट है। भूटान हमारा असम के साथ लगता है 267 किलोमीटर भूटान। नेपाल उत्तर प्रदेश से लगता है तो सबको पता है ज़्यादा, 651 किलोमीटर। उसके नीचे आएंगे तो हम लोग बिहार लगता है दूसरा नंबर पे। म्यांमार हमारा अरुणाचल प्रदेश से लगता है 520 किलोमीटर। चीन हमारा अरुणाचल प्रदेश से लगता है खैर 80 किलोमीटर, जिसके लिए झगड़ा कर रहा है। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश से कितना लगता है? 1080 किलोमीटर लगता है। 1080 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान में खैर 1170 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान से राजस्थान 1170 किलोमीटर। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर लगता है। चलिए याद रखिएगा। नेपाल उत्तर प्रदेश 651 उतना इंपॉर्टेंट ना है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, 520 किलोमीटर। म्यांमार नीचे से लगता है अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। और ऊपर से चीन से लगता है 1080 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान राइट साइड से राजस्थान से किधर से लगता है तो 1170 किलोमीटर। चलिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की जो जल और थल सीमा दोनों से पूछा जाए कि जल से भी है थल से भी है, तो बांग्लादेश से नीचे से जा सकते हैं और ज़मीन से भी जा सकते हैं। म्यांमार में भी नीचे से जा सकते हैं, ज़मीन से भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी नीचे से जा सकते हैं, ज़मीन से भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी सब में सिर्फ जल से ही जा सकते हैं या फिर थल से ही जा सकते हैं। चलिए, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। पता है आपको कहाँ पर इंदिरा पॉइंट? तो निकोबार द्वीप समूह में है, बृहत निकोबार द्वीप समूह में लिखा है। और पहले इसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट था। इसका पहला नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, मतलब कि विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है हमारा है। इसका पहला नाम क्या था? इसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट, जिसका इंदिरा पॉइंट इसका नाम रखा दिया गया। और बृहत निकोबार से ये दूर है। नीचे से कितना किलोमीटर पाया जाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर है ना होगा, 0 से कितना, 0 से 6 डिग्री कुछ 45 मिनट था, वहाँ तक 876 किलोमीटर। पूछेगा कि भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 45 मिनट तक कितना किलोमीटर पड़ेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। 876 किलोमीटर हम लोग जानते हैं पिग्मिलियन पॉइंट का है, नीचे बृहत निकोबार में है। और वहाँ पे उसी को बोला जाता है, वहीं से शुरुआत हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट।
है ना। तो वहाँ से हम लोग जानवे करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। पिगमिलियन पॉइंट कहिए या फिर इंदिरा पॉइंट कहिए, जो बृहद निकोबार द्वीप समूह में है। तो कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो है लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कोल? इंदिरा कोल, ये लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट नीचे बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। यहाँ तक तो याद रहेगा। देखिएगा काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुस्ताज उपश्रेणी में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये सब याद होगा। पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रिक जो कहाँ पे है? गुजरात में है, इसका कच्छ भी बोला जाता है। और पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथु है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु किबुथु कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखा जाए कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? कोलाबा पॉइंट दोस्तों, कोलाबा पॉइंट जो है ना, ये मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। और पॉइंट कालीमेरे जो है, कालीमेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जो है जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। श्रीलंका के कहाँ है? उत्तर मतलब ऊपर पूरा मतलब दायां। तो उत्तर पूर्व वाला जो है इधर साइड को बोला जाता है, तो उत्तर पूर्व में है जाफना। ये कहाँ पर है? श्रीलंका में है। जाफना श्रीलंका में है। तो ध्यान रखना है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। पॉइंट कालीमेरे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और पॉइंट पेड्रो जाफना में है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व वाला हिस्सा। कहाँ पे है? जाफना कहाँ है? तो श्रीलंका के उत्तर पूर्व वाला हिस्सा को जाफना कहा जाता है। तो पॉइंट पेड्रो जाफना में है, ठीक है ना। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, पॉइंट पेड्रो जाफना में, श्रीलंका वाला। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में बना था। इस शिमला में निर्धारित किया गया था मैकमोहन रेखा। इसी के लिए लड़ाई करता है, बोलता है कि नहीं मानेंगे। तो भारत और चीन की जो सीमा को किसने मैकमोहन रेखा कहते हैं। और रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। और भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। कितना सेक्टर में बांटा गया है भारत और चीन की सीमा को? यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भारत और चीन की सीमा को कितना सेक्टर में बांटा गया है? 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है ना। आगे देखा जाए दोस्तों, काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य में एक जल विभाजक बनाती है। किसके किसके बीच में? तो भारत के उपमहाद्वीप है और चीन है, इन दोनों के बीच में ये जो काराकोरम रेंज है एक जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब ये हमारा जो है भारत हो गया मान के चलिए, और ये हमारा चीन हो गया। इसके बीच में काराकोरम रेंज जो है, ये जल जो है क्या है? जल वाला जो है एक जल विभाजक काम करती है, दोनों को अलग अलग करती है। तो कौन सा? काराकोरम रेंज ध्यान में रखना है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को किससे अलग करता है? तो चीन के से अलग करता है काराकोरम रेंज। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर है। कितना है? 70 किलोमीटर लंबा है। और काराकोरम में सबसे लंबा है। काराकोरम जो है 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। और धरती पर देखा जाए तो ध्रुवों को छोड़ के, ऊपर नीचे वाला जो ध्रुव है उसको छोड़ के दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर यही है। ग्लेशियर जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, और ये 70 किलोमीटर लंबा है। और ये ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। वो ऊपरला ध्रुव है, निचला ध्रुव है, वही वाला जो है काराकोरम जो रेंज था ग्लेशियर सबसे क्या है? ये तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो इसी काराकोरम रेंज को कहा जाता है, जो कि नीचे भारत है, ऊपर चाइना को क्या करता है? बांटता है, विभाजन करने का काम करता है। कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर लंबा है। तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? काराकोरम ग्लेशियर को। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में अगर देखा जाए तो कौन सा रेखा है? तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींचा गया था, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सर डुरंड रेखा खींचा गया। तो उस टाइम पाकिस्तान हमनी में था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान कहा जा रहा था। अभी वो किसके बीच में चला गया है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चला गया है डुरंड रेखा। पहले हम लोग में था। तो कब खींचा गया था डुरंड रेखा? यहाँ से बन गया क्वेश्चन 1896 में। किसने? तो डुरंड ने खींचा था, सर डुरंड ने, इसीलिए इसका नाम रख दिया डुरंड रेखा। तो 1896 में ध्यान रखना है, डुरंड रेखा खींचा गया था 96 में। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और क्या देखे थे हम लोग? 1914 में देखे थे, श्री मैकमोहन रेखा खींचा गया था।
1914 में शिमला निर्धारित किया गया था, शिमला में, ठीक ना। मैकमोहन रेखा 1914 और 1896 हमारा क्या है, डुरंट रेखा है। आगे बढ़ा जाए, अब देखेंगे हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा था, अभी जो खींचा गया रेड क्लिफ रेखा था, आज़ादी के बाद है ना खींचा जाएगा। तो 15 अगस्त को मतलब आज़ादी के हाल आसपास में खींचा जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उसी समय सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को काट के अलग अलग बांट दिया गया भारत और पाकिस्तान को। इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। और भारत और नेपाल के बीच में अगर देखा जाए ना, तो इसका जो है कोई रेखा फेखा नहीं है। भारत और नेपाल के बीच एक नदी बहता है, काली नदी। काली नदी यही सीमा बनाती है, इधर भारत हो गया, इधर नेपाल हो गया, ठीक ना। इसके बीच में काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी। और काली नदी मत बह रही है। जब हिलोर मारेगा तो इधर से बह जाएगी, तो इतना दूर भारत का हो गया, कभी इधर से बह जाएगी तो इतना दूर नेपाल का हो गया। इसके लिए झगड़ा होते रहता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो ये काली नदी बहती है। कौन सी नदी, काली नदी बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कोई इसमें रेखा उखा नहीं ना है, क्या है, नदी है, काली नदी बहती है, यही रेखा मान लिया गया है। पटकाई की पहाड़ियाँ, देखा जाए पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अब भारत हमारा है भारत देश, इधर म्यांमार है, ठीक है। तो इसको बीच में अलग करने वाला कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे पटकाई की जो पहाड़ है, ये है पटकाई की पहाड़, इसको भारत को और म्यांमार को अलग करता है। भारत को किससे, म्यांमार से अलग करता है। पटकाई की पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से क्या करता है, अलग करता है। काली नदी भारत को नेपाल से अलग करता है, और पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करता है। आगे बढ़ा जाए तो दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि और तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। नीचे भारत में, मान के चलिए भारत हो गया, नीचे में श्रीलंका है। इसको कैसे अलग होता है, तो आपको पता है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी अलग करता है। साथ में पाक जल संधि भी इसका नाम रखा गया है, पाक जल संधि। इसको भले पाकिस्तान है इधर, लेकिन यहाँ इसको पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल मध्य में ही राम सेतु स्थित है, यही पाक जल मध्य है। इसी में क्या है, हमारा राम सेतु देखने को मिलता है, जिसको एडम स्मिथ भी कहा जाता है, एडम का सेतु, एडम सेतु भी कहा जाता है। तो पाक जल मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये मत मारिए पाकिस्तान के बीच में, ठीक ना। मन्नार की खाड़ी हो गया, ठीक। ये सब श्रीलंका के बाद अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया होता है। इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप, निकोबार दक्षिण में स्थित है। ग्रेट निकोबार के नीचे दक्षिण में स्थित है, मतलब अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार ये भारत हो गया। तो यही ना है मलेशिया, है इंडोनेशिया। तो ये जो है ग्रेट निकोबार, नीचे वाला जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ से इसका जो है ठीक पड़ता है, नीचे पड़ता है, जो दक्षिण में स्थित है, ये नीचे स्थित है इंडोनेशिया, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। तो भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद, जो बोला जाता है इलाहाबाद, प्रयागराज, उसी के निकट मिर्ज़ापुर से क्या गुजरती है ये 82.5 डिग्री। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, ध्यान रखिएगा, वही फिल्म वाला मिर्ज़ापुर। और वो पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहता है, माना गया है, जो ग्रीनविच समय से कितना 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री मतलब पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मौका हम लोग जानते थे, एम से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। अगर लाइन से देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक यम उत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना गया था। जो विश्व क्या किया था कि सबके अलग अलग हो रहा था अपना अपना डेट। तो विश्व के देशों ने क्या किया, आम सहमति किया सभी में, और सहमति के तहत क्या किया, जो मानक यम उत्तर होता है, मानक यम उत्तर को माना गया और 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर यह चुना गया था। 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर यह चुना गया था, मानक यम उत्तर। कर्क रेखा लगभग जो है ना भारत के मध्य से ही गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होगा, गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी, गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छा से झारखंड, गरम छाछ पी से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तृप्ति मिलेगी त्रिपुरा, मिजोरम। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा के दूसरे को काटती है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड
यही बघेलखंड के पठार पर क्या होता है कि कर्क रेखा, मतलब मान के चलिए इधर से कर्क रेखा जा रहा है और भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से आ रहा है। तो भारत में जो है आपको पता होगा यहीं पे क्या करता है, बघेलखंड का एक पठार है, यहीं पे एक दूसरे को काटती है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री वाला और इधर 23.5 डिग्री वाला। ठीक, यहीं पे क्या करता है, बघेलखंड में ये काटता है। तो ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, चुंबकीय विषुवत रेखा, वो भारत में जो है त्रिवेंद्रम से गुजरती है। चुंबकीय विषुवत रेखा का मान कहा जाए तो देखिए, चुंबकीय विषुवत रेखा दूसरा होता है, तो ऐसे तो विषुवत रेखा जाता नहीं है, लेकिन चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार हम देख रहे हैं ये लाइन। ये चुंबकीय जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये जो है भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश माने जाते हैं। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, ये सब, बांग्लादेश, ये सब कैसे आज़ाद हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे आज़ाद हुआ है। आगे बढ़ा जाए हम लोग, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं के लगा राज्य उत्तर प्रदेश ही होता है। 8 वर्ष लगा है ना जी, इसकी सीमा 8 राज्यों का था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगा हुआ है, जिसको बताता है केंद्र शासित प्रदेश। तो भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, 1663 किलोमीटर। भारत राज्य में देखा जाए गुजरात जो है ऐसे जो गुजरात है, ये गुजरात जो है 1663 किलोमीटर लगा हुआ है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा लंबा है भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तट रेखा वाला। तट रेखा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तट रेखा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? तट रेखा पूछ रहा है। तट रेखा सर्वाधिक लंबा है किसका? गुजरात का। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबा होता है। इसके बाद किसका है? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का है। आपको पता होगा, ऐसे आंध्र प्रदेश है, नहीं सॉरी, ऐसे ये लाइन हो गया, ऐसे डमरू जैसे बना हुआ आंध्र प्रदेश। और भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य आपको याद रखना होगा, 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा बड़ा वाला गुजरात हो गया, दूसरा में आंध्र प्रदेश हो गया, बाकी का आपको याद नहीं रखना है। तो ये राज्य 9 कौन से जो तट रेखा से लगा हुआ है? तो गुजरात और हम लोग क्या देखे थे? आंध्र प्रदेश से दूर देख लिए थे। देखिए महाराष्ट्र भी जो लगा हुआ है, गोवा भी लगा हुआ है, कर्नाटक भी लगा हुआ है, केरल भी लगा हुआ है, तमिलनाडु भी लगा हुआ है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है। आगे बढ़ा जाए, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड जो है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बांग्लादेश से कौन सा जो है सीमा नहीं बनाता है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में जो है। नागालैंड आपका राइट साइड में है, मणिपुर राइट साइड में है, अरुणाचल प्रदेश भी राइट साइड में है, इधर साइड में सिक्किम बहुत ऊपर हो गया, और बांग्लादेश से ये नहीं मिलती है। अच्छा, सिक्किम क्या बांग्लादेश से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं मिलता है, सिक्किम बांग्लादेश से नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर है, बीच में हमारा पश्चिम बंगाल आता है, उससे जुड़ा हुआ नीचे हमारा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से कौन सा नहीं मिलता है? तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश उधर नहीं मिलेगा, मणिपुर इधर राइट साइड में नहीं मिलेगा बांग्लादेश से, उसके बाद है नागालैंड, ये सब नहीं मिलता है ना बांग्लादेश से। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश को याद रखना है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ना, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य है, कोई राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इसमें हम जाने थे राजस्थान 1170 किलोमीटर था, इधर हम लोग देखे थे 1170 किलोमीटर था, नहीं यहाँ पे 1170 ही है, 1170 किलोमीटर जो है लगता है। पाकिस्तान राजस्थान से कितना किलोमीटर लगता है? तो 1170 किलोमीटर लगता है। गुजरात से 506 किलोमीटर लगता है, गुजरात से कितना? 506 किलोमीटर लगता है। पंजाब से 425 किलोमीटर, पंजाब से 425 किलोमीटर पंजाब से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ना, अरुणाचल प्रदेश की सीमा वो पूर्व से म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूरब से म्यांमार से लगता है, पश्चिम में भूटान से लगता है और उत्तर से चीन से मिलता है। सिक्किम की सीमा जो है ना, सिक्किम की सीमा वो नेपाल से भी लगता है, इधर से लेफ़्ट साइड से, भूटान से भी मिलता है राइट साइड से, और चीन से भी मिलता है ऊपर से। तो नेपाल इधर, भूटान इधर और चीन ऊपर। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। फिर उत्तर पूर्व से असम से और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 ओर से घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से, त्रिपुरा। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
जो यांगयाप दर्रा है, वो दर्रा है यांगयाप दर्रा, उसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में घुसती है। जो कहाँ पे होगा यांगयाप दर्रा, तो समझिए अरुणाचल प्रदेश के आसपास में होगा। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिरकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है, सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिरकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है, सिरकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। एवं जलेपला का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। और जलेपला का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी, सिरकिला का निर्माण सतलज नदी और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर। देखिएगा लद्दाख जो है, फिर से देख लेते हैं। जोजिला दर्रा जो है, जो जिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा, सिरकिला निर्माण सतलज, से सिरकिला, से सतलज नदी, सिरकिला का निर्माण सतलज नदी और जलेपला तीस्ता नदी, तीत लगा तो जल गया मुँह। जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा। लद्दाख में स्थित जो है काराकोरम दर्रा जो है, लद्दाख में जो स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में जो है, कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। और काराकोरम रेंज नाम लोग देखे थे जी पिछुआ, काराकोरम रेंज कहने तो नहीं चल गया और क्या है, चलिए छोड़िए। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा जो है क्या है, दर्रा है, 5624 मीटर है। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितना है जी, 5624 मीटर है काराकोरम का जो है ऊंचाई। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली क्या बनाई गई है, एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को क्या करेगा, लेह हमारे ऊपर जो है लद्दाख लेह, उसको जोजिला दर्रा होते हुए, जोजिला दर्रा जो काम देखे थे हम लोग सिंधु नदी से बना हुआ था, तो वही जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से नीचे जोड़ेगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A कहलाता है। 1A किसको जोड़ा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। लेह को कश्मीर से, मतलब लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला हमारा राजमार्ग 1A हो जाएगा, जो कि बीच में जोजिला दर्रा पड़ता है, जो सिंधु नदी के बीच में। तो लेह से कश्मीर घाटी 1A सबसे ऊपर है, 1A सबसे ऊपर है, लेह से कश्मीर घाटी को जोड़ता है जोजिला दर्रा होते हुए। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है कहाँ से कहाँ जोड़ता है रोहतांग दर्रा, तो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति जो है लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से किसको जोड़ता है, तो कुल्लू घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, है ना। कुल्लू घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। तो ध्यान रखिएगा, कुल्लू घाटी हो गया और हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश वाला। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृंगु तुंग है। तो भृंगु तुंग किसका नाम है, तो रोहतांग दर्रा का पुराना नाम है भृंगु तुंग था। रोहतांग दर्रा का ही जो भृंगु तुंग नाम है, जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा, उसका पुराना नाम था भृंगु तुंग। बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर से किसको जोड़ता है, तो गिलगित को जोड़ता है। और हम लोग बोल रहे थे श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। किसको जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित। तो देखिए, तो ये सब जो है ना मैप से नक्शा से याद जल्दी होगा, इसको रट्टा मारने से याद नहीं होने वाला है। देख लिए हम, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है। बड़ा लाचा, बाड़ा है एकदम, लाचा माने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला बड़ा लाचा दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख। अब लद्दाख वाला हिमाचल प्रदेश इधर चल जाएगा तो बड़ा लाचा हो जाएगा, और उधर चलेगा हमारा हिमाचल प्रदेश जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति से हमारा रोहतांग हो जाएगा। और 1A जो हम लोग देखे थे, जो जिला दर्रा को हमारा जो है जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ रहा था हमारा। आगे देखा जाए, बनिहाल दर्रा से जम्मू को श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग होता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर पूछेगा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जो है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा में क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है, जो जम्मू से श्रीनगर जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है, जम्मू से श्रीनगर। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो मुँह पा दीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला, याद करने वाला ना है।
इसको याद करना, नक्शा से याद करना पड़ेगा। तो बनिहाल दर्रा से जम्मू श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा होता है। यह देश का क्या है? देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा बनिहाल दर्रा जो है ना, ये देश का सबसे छोटा दर्रा है और ये जम्मू से श्रीनगर एकदम सटले है और इसी में जवाहर सुरंग पाया जाता है। जवाहर सुरंग किसमें है? बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। देश का सबसे छोटा दर्रा है। कहाँ पे किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत के मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा, तुजू कहाँ जो? तो मणिपुर से म्यांमार। तुजू कहाँ जो? मणिपुर से म्यांमार। जो तुजू दर्रा भारत के मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला वहाँ से तिब्बत को जाइएगा तो सिपकिला दर्रा आपको मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है का शिमला जो है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। किससे जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा जो है, बारालाचाला और ऊपर हम लोग क्या देखे थे? बारालाचा दर्रा जो देखे थे, हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है। वही कह रहा है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है। एक ही बात ये दोबारा लिख दिया है। जीवित जड़ पुल जो है ना, मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल, और मेघालय में इतना बारिश होगा तो जीवित जड़ पुल तो पाया ही जाएगा ना। तो जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाएगा? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति जो है ना, गारो खासी जनजाति आपको पता ही है मेघालय की है। तो खासी जो जनजाति है कि लोग जो है ना, रबर ट्री नामक पौधा के जड़ों का अनुवर्धन कर रहे हैं। रबर ट्री, रबर वाला जो पौधा होता है उसी नामक पौधा क्या करते हैं? उनके जड़ों को अनुवर्धन करके क्या करते हैं? तो उन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। बताइए, उसी को गिरा के उसका पुल बना देते हैं रबर ट्री से, जिन्हें जीवित जड़ पुल कहा दिया जाता है। वो गिर जाता है लेकिन वो रबर ट्री जिंदा रहता है, उसी पे जमते रहता है वो, और वो क्या रूप ले लेता है? तो फूल का रूप ले लेता है। तो मेघालय में लोग सोचता है कि मस्त बारिश होते रहेगा, सूखेगा नहीं, और उसी को नाम कर देता है जीवित जड़ पुल। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो भी कह देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिंग केंग ईरो है क्या, तो समझ में नहीं आएगा ये जिंग केंग ईरो होता क्या है। तो ये जीवित जड़ पुल है जो मेघालय में है, जिंग केंग ईरो। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। 3 अर्धचंद्राकार जो है, अर्धचंद्राकार मतलब अर्धचंद्राकार किसको कहा जाता है? चंदा मामा ऐसे तो अर्धचंद्राकार, वही अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार जो है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में। भारत का जो ये हो गया, यहीं पर कन्याकुमारी है, यहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार मिलता है। क्या मिलता है? 3 अर्धचंद्राकार भारत के कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वरम के निकट जो है ना, रामेश्वरम भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेलंगाना के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप का एक रेखा है, जिसे राम सेतु का आतंक का पुल भी कहा जाता है। तो भारत के रामेश्वरम के निकट में धनुषकोटी है। कहाँ पे है? रामेश्वरम के निकट नीचे में सबसे साउथ में धनुषकोटी है। धनुषकोटी और श्रीलंका, नीचे श्रीलंका में तैलिया मनार है। क्या है? तैलिया मनार। इसी के बीच में जो समुद्र है ना, समुद्र उसी में डूबा हुआ है प्रवाल द्वीप। आपको पता होगा हड्डियों से जो बना हुआ रहता है प्रवाल द्वीप। तो डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राम सेतु कहते हैं या फिर आदम का पुल कहा जाता है। नोट में लिख रहा है कि जाफना हम लोग कहाँ पढ़े थे? जाफना हम लोग पढ़े थे श्रीलंका के देखे तो जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। एलिफेंटा दर्रे द्वारा। तो टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया अभी। और दूसरा नंबर टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है? भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। अब हम लोग को इसका जो है दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ना है, भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चीज़ है ये, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं।